वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का मैं आशीष पाठक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के 3 वीडियो लेसन्स हम लोगों ने मात्रक और मापन यूनिट एंड मेजरमेंट नाम का जो लेसन है उसके बारे में डिस्कस किए हैं और इन तीनों वीडियो लेसन्स में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। लास्ट के जो 2 वीडियो लेसन्स थे, हमारे जो पिछले 2 वीडियो लेसन थे, मैंने व्हाइट बोर्ड के साथ आपको तमाम सी चीजों को एक्सप्लेन किया और आज फिर से इस रिकॉर्डिंग मोड में आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनको हम बेहतर तरीके से इस प्रकार से समझ पाएंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है लेकिन बहुत ध्यान देने का टॉपिक है, क्योंकि जरा भी रूल इधर उधर हुआ तो हमारे लिए समझने में समस्या हो सकती है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और आपके सिलेबस का एक तरीके से देखा जाए तो इस बार का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए शुरुआत से लास्ट तक इस वीडियो को देखें और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित प्रश्न जिज्ञासा भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज की इस वीडियो लेसन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, किन-किन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज के इस क्लास में, इस वीडियो लेसन में मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो सार्थक अंक। सार्थक अंक जानने के बाद सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है हमारे पास, फिर सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम, जो हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो रूल्स है उनको जानेंगे, और फिर अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, जिन्हें हम संदिग्ध अंक भी कहते हैं, उनका पूर्णांकन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज के लिए है सार्थक अंक। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सार्थक अंक है क्या। देखिए, मैं आपसे एक एक टॉपिक को बहुत आराम से डिस्कस करूंगा और आप ध्यान से समझते जाएंगे। शब्द जो सार्थक अंक के रूप में आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले इसी की चर्चा में करता हूं। तो अभी तक जो हमने 3 वीडियो लेसन्स में जाना है और इस चैप्टर का हमारा शीर्षक भी है मात्रक और मापन, तो हम इस चैप्टर में आपसे ये बताते रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशियों का मापन करते रहे हैं, और जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं विद्यार्थियों, तो उसको एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी मापन में 2 चीजें सम्मिलित होती हैं, मैंने आपसे बताया था। एक न्यूमेरिक अंक होता है जिसको न्यूमेरिक होता है, जिसको हम कहते हैं उसका संख्यात्मक मान, और एक होता है उसका, जो हम कह सकते हैं उसका मात्रक होता है। तो उन 2 चीजों में जो महत्वपूर्ण दोनों हमारे अवयव हैं, दोनों एलिमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ जो न्यूमेरिक लिखा होता है, जो संख्या लिखी होती है, उसके जरिए ही हम उसके मापन के परिणामों को व्यक्त कर पाते हैं। और ये जो हमारी संख्या होती है, इसमें वो सारे अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय हो, और पहला अंक वो भी हम सम्मिलित कर लेते हैं जिसके बारे में संदिग्धता हो, अर्थात जो अनिश्चित हो, उसको भी हम इस मापन में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम डिफाइन करें, अगर हम परिभाषित करें सार्थक अंक को, हमसे पूछा जाए कि आप डिफाइन करिए कि सार्थक अंक क्या होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध या अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम किसी मापन के परिणाम को व्यक्त करेंगे जिस संख्या के रूप में, उसमें जो हमारे विश्वसनीय अंक होंगे और विश्वसनीय अंकों के साथ जो पहला अनिश्चित या संदिग्ध अंक होगा, उनको मिला करके जो बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण के जरिए स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया है, मैंने आपसे डिस्कस किया है कि वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम लंबाई का मापन करते हैं। अब वो वर्नियर कैलिपर्स एक है और उसने एक पेन के कैप की गहराई जो मेजर की, वो 2.74 सेंटीमीटर उस वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा पढ़ी जाती है। अब आप देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में जो 2.74 सेंटीमीटर उसने कैप की गहराई को पढ़ा है, तो इसमें जो लास्ट का ये 4 है, 4 है जो लिखा हुआ 2.74 में जो 4 है लास्ट का, ये संदिग्ध है, ये अनिश्चित है। जबकि जो शुरुआत के 2 अंक है 2 और 7, ये क्या है, निश्चित है, कंफर्म्ड है। इसलिए यहां पर जो डेफिनेशन हमने बताई कि जो कंफर्म है, जो निश्चित है, जो हमारे पास
दो हमारे पास में निश्चित अंक आए हैं उनको, और जो पहला अनिश्चित या संदिग्ध अंक आया है, इन तीनों को लेकर के हम सार्थक अंक बोलेंगे। तो हमसे कहा जाए कि 2.74 सेमी जो कैप की गहराई आई है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 है, और वो 3 अंक कौन कौन से हैं? 2, 7 और 4। अब एक चीज यहां और भी आपको बता दूं, जब भी हम किसी राशि के मापन का परिणाम लिख रहे हों, तो वहां सार्थक अंकों से अधिक अंक लिखना अनावश्यक भी होता है और परिणाम में भ्रम भी उत्पन्न करता है, अर्थात भ्रामक भी होता है। इसलिए हम जब भी इस तरीके के परिणामों को लिखेंगे तो हम सार्थक अंकों की संख्या के अनुरूप ही उस परिणाम को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने सार्थक को डिफाइन कर लिया, उसकी परिभाषा को जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम ये समझते हैं कि ये सार्थक अंकों की विशेषताएं क्या-क्या हैं विद्यार्थियों। बहुत ध्यान देना है हमको। अब जो पहली इसकी विशेषता है कि किसी मापी गई यानी कि नापी गई, मेजर की गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मापक यंत्र है, उसकी लीस्ट काउंट अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट क्या होती है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अल्पतमांक किसी यंत्र का वह माप होती है जो उससे छोटी से छोटी कैलकुलेट की जाती है, यानी कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी सी छोटी माप को उस मापक यंत्र का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं। अब इसका उदाहरण मैं जैसे आपसे कहना चाहूं कि आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हर बार ये बताता हूं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होती है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स, और अगर आप देखेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में 10 अंक बने हुए होते हैं, अर्थात 5, जैसे कोई भी दो लगातार सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 के बाद 2 का कॉलम होता है, फिर 3 सेंटीमीटर 4, तो किन्हीं भी दो लगातार सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग ये मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट होगी वो 1/10 सेंटीमीटर होगी, 0.1 सेंटीमीटर कहलाएगी, 0.1 सेंटीमीटर कहलाएगी। इसी तरीके से अलग अलग हम मापक यंत्रों के अल्पतमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला विशेषता यही है सार्थक अंकों की कि मापी गई राशि यानी कि जो हमारी मेजर की हुई क्वांटिटी है, उसमें सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर एक और उदाहरण आपसे बताता हूं कि एक क्षण ली हमने, एक क्षण है जिसकी लंबाई मीटर स्केल से हमने नापी, तो 3.6 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर्स लिया। निश्चित रूप से वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कम होता है, उससे हम ज्यादा शुद्धता से हम नाप सकते हैं, तो उससे जो हमको वो मेजरमेंट मिली वो 3.64 मिली। और फिर हम स्क्रू गेज से उसी क्षण को नाप रहे हैं, तो हमको 3.640 सेंटीमीटर हमको माप प्राप्त होती है। अब आप देखेंगे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बदल के गए। यहाँ पर पहला मीटर स्केल थी, फिर वर्नियर कैलिपर्स फिर हमने लिया, फिर स्क्रू गेज या पेच मापी लिया। और चूंकि तीनों इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट या अल्पतमांक अलग अलग है, इसलिए तीनों से हमको अलग अलग माप मिली है। जहां मीटर स्केल से 3.6 सेंटीमीटर मिली है, वर्नियर कैलिपर से 3.64 सेंटीमीटर मिली है, वहीं स्क्रू गेज से 3.640 सेंटीमीटर मिली है। तो अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट नंबर्स या सार्थक अंक कितने हैं, तो पहले वाले जो हमारा माप है उसमें 2 हैं, दूसरे वाले में 3 हैं और तीसरे वाले में 4 हैं। यानी कि लिस्ट काउंट बदलने से, आपके यंत्र की अल्पतमांक बदलने से सार्थक अंकों की संख्या भी बदल जाती है। लेकिन अब जो दूसरा रूल है उसको हम ध्यान से देखें, वो क्या कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन से, चयन से, मात्रकों के परिवर्तन का अगर हम चयन करते हैं तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट काउंट यंत्र के अल्पतमांक बदलने से उस पर निर्भर करती है, लेकिन केवल यूनिट बदल देने से उसकी जो संख्या है वो बदलती नहीं है। जैसे कि एक हमारे पास माप मिलती है हमको 4.502 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछा जाए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो हम कहेंगे 4 सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। अब इसी को हमने 4.502 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 0.04502 मीटर लिख सकते हैं। और अगर इसको मिलीमीटर में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 45.02 मिलीमीटर। और अगर इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 45020 माइक्रोमीटर या माइक्रोन। अब आप देखेंगे कि एक ही माप थी, माप क्या थी, 4.502 सेंटीमीटर।
इसको हमने मीटर में लिखा, मिलीमीटर में लिखा और माइक्रोमीटर में लिखा। अब अगर कोई कहे कि भाई जब आपने इसको मीटर में लिखा तो आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा आपको कुछ अलग तरीके से लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां जो सार्थक अंक होंगे यहां 4 ही कहे जाएंगे। अर्थात जो पहली मेजरमेंट थी हमारी 4.502 सेंटीमीटर, इसमें 4 सार्थक अंक थे। इसको मीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या बदलती नहीं है, सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रहती है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये दोनों हमारी विशेषताएं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर हमको प्रश्न भी करने होते हैं और ये रूल्स ही डिसाइड करते हैं कि हमको जब कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स को गणना करनी होगी, सार्थक अंकों की गणना करनी होगी, तो हम कैसे करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। अब ये शून्येतर थोड़ा सा हिंदी का शब्द है, ध्यान देंगे। शून्येतर का मतलब होता है शून्य के अतिरिक्त, अदर देन जीरो, जीरो के अतिरिक्त शून्येतर। तो जितने भी शून्य के अतिरिक्त अंक हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। अब इसके साथ कई और नियम लगे हुए हैं, हम उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो पहला रूल तो हमारे पास क्लियर है कि जो शून्य के अतिरिक्त जो भी अंक है, शून्येतर जितने भी अंक हैं वो सभी सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। अब हम यहां पर देखें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है, डेसिमल पॉइंट है, दशमलव बिंदु है, तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना, यानी कि उस दशमलव की स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों, जो हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट हैं, जो हमारे पास दो नॉन जीरो डिजिट हैं, उनके बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि कोई ऐसी संख्या है, मैं इसको बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ऐसी कोई संख्या है जहां पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव बिंदु लगा हुआ है, तो हम उसकी दशमलव बिंदु की स्थिति का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं भी लगा हो सकता है। उसमें उस पूरी संख्या में दो हमारे पास ऐसे अंक हमको देखने हैं जो शून्येतर हो, जो शून्य के अतिरिक्त हो, और उसके बीच में जितने भी शून्य आ रहे हैं वो भी सार्थक माने जाएंगे। जबकि जो पहला रूल था, यहां ध्यान देखेंगे, इसीलिए मैं दोनों को मिला करके आपको समझा रहा हूं। पहला रूल हमसे कहता था कि शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, शून्य के अतिरिक्त जो अंक है वो सार्थक अंक होते हैं। लेकिन दूसरे रूल ने हमको ये बताया कि अगर डेसिमल पॉइंट किसी संख्या में लगा हुआ है तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को बिना ध्यान में रखे, अदर देन जीरो, जो हमारे पास कोई हमारे पास अंक हैं, उनके बीच में जितने शून्य भी आएंगे वो भी सार्थक अंक गिने जाएंगे। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि शून्य भी सार्थक अंक हो सकते हैं। कब? जब वो किसी दशमलव वाली संख्या में दो शून्येतर अंकों के बीच में आ जाए। अब तीसरा नियम यहां पे ध्यान से देखेंगे। तीसरा नियम कहते हैं यदि कोई संख्या एक से छोटी है। अब यहां पर हमको ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि अगर कोई संख्या एक से छोटी है, इस कथन का मतलब क्या है, क्योंकि इतना लिख देने मात्र से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कोई भी संख्या एक से छोटी है, एक से छोटी तभी होगी जब उसमें उसका जो दशमलव के पहले, अगर उसको दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा रहा है तो दशमलव के पहले वहां पर शून्य ही आएगा, वहां पर हमारे पास कोई भी अंक नहीं आएगा, तभी वो एक से छोटी होगी। यानी कि वो संख्या दशमलव के बाद ही शुरू होगी। दशमलव के दाईं ओर तो अंक होंगे, लेकिन दशमलव के बाईं ओर शून्य ही होगा। तो ऐसी कोई संख्या जो एक से छोटी है, तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर लेकिन प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो, सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब आप यहां तो स्पष्ट हो गया, संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के बाईं ओर, यानी कि हमारे पास कोई भी जीरो ही मिलेगा, कोई और अंक नहीं मिलेगा। अब दशमलव के दाईं ओर के लिए यहां पर उन्होंने बताया कि जो शून्य दशमलव के दाईं ओर होते हैं, लेकिन जो शून्येतर अर्थात शून्य के अतिरिक्त जब कोई अंक आया है उसके बाईं ओर होते हैं, वो सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। एक उदाहरण देखिए, आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक संख्या लिखी हुई है 0.007605। अब इसको समझते हैं। यहां पर एक से छोटी संख्या है, यह स्पष्ट है, चूंकि दशमलव के बाईं ओर कोई भी अंक नहीं है, शून्य लिखा हुआ है। दशमलव के बाद भी, यानी कि दशमलव के दाईं ओर भी पहले दो अंक शून्य हैं, और जो पहला शून्येतर अंक है, अदर देन जीरो, जो हमारे पास अंक है वो कौन सा है? 7।
देखिए यहाँ शून्यत्तर आपको समझ जाना चाहिए, शून्यत्तर अंक कौन सा है पहला, अगर हमसे कोई पूछे जो हमको दिखाई दे रही है संख्या उदाहरण में, इसमें पहला शून्यत्तर अंक कौन सा है, तो वो 7 है, 7। तो पहला शून्यत्तर अंक 7 है, उसके बाईं ओर हमारे पास 2 जीरो आते हैं और ये दशमलव के दाईं ओर हैं, शून्यत्तर अंक के बाईं ओर हैं, इसलिए इनको हम सार्थक अंकों में गिनेंगे नहीं। यही नियम ये बताता है कि अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो निश्चित रूप से वो दशमलव के बाद ही शुरू होगी, दशमलव के दाईं ओर से शुरू होगी, उसमें पहले शून्यत्तर अंक के बाईं ओर और दशमलव के दाईं ओर आने वाले सभी जीरोस को हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो दशमलव के बाद 2 शून्य है वो भी सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, तो जो सार्थक अंक होंगे वो 4 होंगे। अब फिर यहाँ पर एक देखिए 7 6 के बाद 0 आया है और फिर 5 आया है, तो ये 7 6 के बाद 0 आया है इसको हमने सार्थक अंक माना है। क्यों? इसके पहले वाला रूल कहता है कि 2 शून्यत्तर के बीच में जो शून्य आएंगे उनको हम सार्थक मान लेंगे, तो यहाँ जो 605 में 0 जो है वो 6 और 5 के बीच है, अर्थात 2 शून्यत्तर अंकों के बीच में है, अर्थात वो सार्थक अंक तो है, लेकिन जो 7 के पहले आए हुए हैं और दशमलव के बाद आए हुए हैं उनको हमने सार्थक अंक इस नियम के जरिए नहीं माना है, तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या स्टूडेंट्स 4 कही जाएगी। बहुत अच्छा नियम है, बहुत ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथे नियम की तरफ आते हैं। ऐसी संख्या जिनमें दशमलव नहीं है, जिसमें दशमलव लगा ही ना हो, कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी कि जो हमारे पास विदाउट डेसिमल की डिजिट्स होती हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनमें लास्ट के अथवा जो अनुगामी फॉलो करने वाले जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे पास एग्जांपल भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, 258 मीटर, इसी को हम सेंटीमीटर में लिखें तो हम लिख सकते हैं 25800 25,800 सेंटीमीटर, और फिर मिलीमीटर में हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है 2,58,000 मिलीमीटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बाद में लास्ट में कहते नहीं अंतिम अंक जीरोस कितने हैं, जो सेंटीमीटर वाली माप है उसमें 2 जीरो हैं और जो मिलीमीटर वाली माप है उसमें 3 जीरो हैं। तो हम यहाँ पर ये जो लास्ट में आए हुए जीरो हैं, शून्य हैं, इनको सार्थक अंक नहीं मानेंगे, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या इन तीनों ही मानों में, तीनों ही माप में कितनी होगी, 3 होगी, 258, यही 3 सार्थक अंक माने जाएंगे। बहुत आसान रूल था, इसको आसानी से समझ लिया होगा। इसके बाद फिफ्थ रूल जो सार्थक अंकों की गणना का है वो कहता है एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, अर्थात फिर से हम ऐसी संख्या की बात करेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अभी हमने चौथे रूल में क्या कहा, ध्यान से देखेंगे, दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है उसमें अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। और अब फिफ्थ रूल ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, अर्थात डेसिमल पॉइंट हो, वहां पर जो अनुगामी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। देखिए कितना अंतर हो गया मात्र दशमलव लगने से, इसलिए ध्यान से हमको समझना है। तो इसका उदाहरण हमने जैसे यहाँ पे लिखा है 5.300, इसमें आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 आया है, फिर उसके बाद 2 जीरो और आए हैं। यहाँ पर ये डेसिमल के बाद आए हुए हैं, इसलिए ये सार्थक अंक हैं। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाती है। इसी प्रकार से उसके बाद एक एग्जांपल देखिए, उसको भी ध्यान से देखेंगे, 0.07900। अब आप कहेंगे इसमें भी 4 सार्थक अंक आप कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? इसको 4 सार्थक अंक बताने के लिए स्टूडेंट्स आप देखेंगे हम रूल नंबर 3 को भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो 0.0 है ये सबसे स्पष्ट हो गया कि ये संख्या 1 से छोटी है, और तीसरे रूल के हिसाब से कि जो दशमलव के दाहिनी ओर आने वाला शून्य है वो 7 के बाईं ओर आता है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन 7 9 के बाद जो 2 जीरो आए हुए हैं, शून्य आए हुए हैं, उनको रूल नंबर 5 से सिग्निफिकेंट या सार्थक माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो सार्थक अंकों की संख्या है 4 कही जाएगी। बहुत ध्यान से रूल्स को हमको समझना है, और मुझे लगता है कि ये पांचों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो इन पांचों रूल्स को हम रिवाइज करेंगे, आपको नोट्स में भी दिए गए हैं, इनको समझेंगे और इस तरीके से सार्थक अंकों की हम गणना कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब जो कभी-कभी हमको लगता है कि सार्थक अंकों के निर्धारण में अंकों की संदिग्धता है, इसको दूर करने के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उपाय है कि हम किसी माप को वैज्ञानिक संकेत के रूप में व्यक्त कर दें। तो वैज्ञानिक संकेत में किस तरीके से व्यक्त किया जाए, इसी को हम जानते हैं। तो सार्थक अंकों के निर्धारण में अंकों की संदिग्धता
यानी कि जो हमारे पास सस्पिशन है, कुछ शक है, कुछ संदिग्धता लग रही है, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हर एक मेजरमेंट को हम 10 की पावर्स के रूप में, 10 की घातों के रूप में व्यक्त कर दें। और इस जो संकेत पद्धति है, ये जो हमारा तरीका है, इसमें हम हर एक संख्या को a क्रॉस यानी कि a गुणे 10 की घात b के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप कहेंगे a क्या है? a 1 से 10 के बीच की कोई संख्या है, अर्थात a जो लिखा जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ही लिखा जा सकता है। 1 से 10 के बीच यही नंबर्स आते हैं हमारे पास, कोई संख्या है। और जो b है वो b क्या है? b 10 की कोई पॉजिटिव या निगेटिव पावर है, घात है। अब जो संख्या है उसको अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन की धारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए a का मान 5 या 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है तो उसे हम 1 ही मान लेते हैं। और अगर a का मान 5 से बड़ा, 10 के बराबर या 10 से छोटा है तो हम इसे 10 मान लेते हैं, और तब b का मान 1 बढ़ जाएगा हमारा निश्चित रूप से, और तब इसे 10 की घात b के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये जो 10 की घात b है, इसी को भौतिक राशि के परिमाण की कोटि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या लिखी जाए, हमारे पास मान लीजिए लिखी जाती है कि 3 into 10 to power 18, तो 3 into 10 to power 18 का मतलब निश्चित रूप से हो गया कि इसकी जो परिमाण की कोटि है वो 10 की घात कितनी हो गई? 18 हो गई, 10 की पावर 18 हो गई। अगर यहाँ पर 9 into 10 to power 23 है, तो अगर वहां पर हमसे कोई पूछे परिमाण की कोटि कितनी हो गई, तो 9 आप देखेंगे 5 से ज्यादा है तो 23 में हम एक ऐड कर देंगे तो वहां 10 to power 24 हो जाएगी परिमाण की कोटि। इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेत के रूप में माप को व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अब हम आते हैं फिर से एक बार सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाएं। मैंने कहा था जो हमारे पास न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो अंकीय संक्रियाएं इन्हीं को कहते हैं। इनसे संबंधित नियम क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हम बात करते हैं। तो हम जब संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा अथवा भाग, डिवीजन करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट मिलता है तो उसमें हमको कितने सार्थक अंक रहने देने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो यही पहला नियम है कि संख्याओं का गुणा या भाग करते से जो हमको परिणाम मिलता है उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में। अर्थात जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, जितनी भी 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितनी भी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, उनमें जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक हैं, हम परिणाम में उतने ही अंक रखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं लेता हूं, यदि कोई लेमिना है, प्लेन लेमिना है, पटल है, जिसकी लंबाई 5.14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2.6 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, हम यहीं से स्पष्ट किए देते हैं, लंबाई 5.14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? वेरी गुड, 3 हो जाएंगे। और चौड़ाई जो इसकी है 2.6 सेंटीमीटर, यहाँ निश्चित रूप से सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। अब इसका जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 5.14 इंटू 2.6 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारे पास जो कैलकुलेट होकर के मल्टीप्लीकेशन होकर के जो हमको मिलता है वो 13.364 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलता है। अब हमको कितना इसको लिखना चाहिए जो सही हो, जो यथार्थ हो? तो हम रूल ये कहता है कि जो लंबाई और चौड़ाई, यहाँ दो ही चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो इसमें जिस मूल संख्या में कम सार्थक अंक हो वही लेंगे। तो कम किसमें है? चौड़ाई में 2.6, 2 अंक है। तो जो हमारा क्षेत्रफल कैलकुलेट होकर के आया है, इसमें भी 2 ही अंक सार्थक होने चाहिए और 2 ही सार्थक अंकों को हम लिखेंगे। अर्थात यहाँ क्षेत्रफल को हम 13 वर्ग सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ये रूल कहता है हमारा पहला। ये तो हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड। इसी तरीके से भाग में हम भी देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको गुणन में बताया, मल्टीप्लिकेशन में बताया, ऐसा ही हम डिवीजन में जान सकते हैं। दूसरा रूल हम फॉलो करते हैं, संकलन अथवा व्यवकलन। थोड़ा सा टफ हिंदी लगेगी आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जोड़ अथवा घटाव, इसको और आसानी से हम बोल सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, संकलन अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित, यानी कि जिनको एडिशन किया जा रहा है या जो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। जिसमें जिन राशियों को जोड़ा या घटाया जा रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिनका किया जा रहा है, उनमें से जिस
अंक में दशमलव के बाद सबसे कम से कम अंक है उतने ही हमको अंतिम परिणाम में सार्थक अंक रहने देना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने लिखा भी हुआ है, मैं बोल भी रहा हूं, जैसे 2.9 सेंटीमीटर, 13.34 सेंटीमीटर और 437.768 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को अगर जोड़ा जाएगा तो क्या आता है, 454.008 सेंटीमीटर मिलता है। लेकिन जो रूल कहता है, यहां पर आप देखें कि जो 2.9 सेंटीमीटर है, डेसिमल के बाद कितने हमको अंक लिखने हैं, ये कहां से डिसाइड होगा, जिन तीन राशियों को जोड़ा जा रहा है उनमें हमने देखा कि 2.9 जो सेंटीमीटर है, इसमें दशमलव के बाद मात्र एक अंक है, जबकि दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 है। तो सबसे कम जहां है, सबसे कम कितने हैं, 1। कहां पर, 2.9 में केवल एक है। तो हमारा जो अंतिम परिणाम है, यहां भी हम दशमलव के बाद मात्र एक अंक लिखेंगे और तब 454.008 सेमी को हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम परिणाम को सही जो होगा 454.0 सेमी तक पूर्णांकित किया जाएगा। तो ये थे सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम कि अंकीय संक्रियाएं किस तरीके से सार्थक अंकों के साथ मिलकर हमको उनके परिणाम लिखने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चारों संक्रियाओं से संबंधित मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको स्पष्ट कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हमारे सामने ऐसा आता है जब हमको अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना होता है। कैसे करते हैं, जानते हैं। जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं, उनके जो कैलकुलेशन का परिणाम होता है उसका पूर्णांकन किया जाना चाहिए और संख्याओं को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने का नियम स्पष्ट है। अब हमको देखना यह है कि हम जो निरर्थक अंक हैं उनको छोड़ते किस रूल के जरिए हैं। कैसे छोड़ेंगे, जो जिस अंक को हमको निरर्थक अंक है, जिसको हमको छोड़ना है, उपेक्षणीय है, अगर वो अंक 5 से अधिक है, ध्यान देंगे, जिस निरर्थक अंक को उपेक्षणीय करते हुए हमको छोड़ देना है, अगर वो 5 से अधिक है तो उसके पहले आने वाले अंक यानी कि उसके पूर्ववर्ती अंक में हम 1 बढ़ा देते हैं। और अगर उपेक्षणीय अंक जिसको हम छोड़ने जा रहे हैं वो 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक वैसा की वैसा रखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि 5 से अधिक है छोड़ा जाने वाला, तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे। जैसे कि हमारे पास 5.679 में 9 को छोड़ना है, तो 5.67 बढ़कर के हो जाएगा 5.68, क्योंकि लास्ट जो छोड़ रहे हैं वो 5 से अधिक है। और अगर यहीं पर होता 5.673 तो इसको 5.67 ही रहते, क्योंकि जो छोड़ रहे 3 वो 5 से कम है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब समस्या और समाधान दोनों में बताता हूं क्या है। अगर जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं वो 5 हो, ना 5 से कम हो ना 5 से ज्यादा हो। 5 से कम के लिए स्पष्ट हो चुका है, 5 से ज्यादा के लिए स्पष्ट हो चुका है। अब अगर 5 हो तो क्या सा नियम हम अपनाएंगे, 1 बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, इसको समझना है। ये बहुत समस्या आती है और इसको आज हम क्लियर कर लेंगे, बहुत अच्छे से जान लेंगे। तो यहां स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि अगर जो उपेक्षणीय अंक है वो 5 है और उसके पहले आने वाला अंक इवन नंबर है, अर्थात सम है। सम कैसे जानते हैं, इसको भी मैं बता देता हूं अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो। वो अंक सम कहलाते हैं, इवन कहलाते हैं, जो 2 से डिविजिबल हैं, जिनको 2 से पूरी तरीके से भाग दिया जा सकता है। तो अगर वो सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उपेक्षणीय अंक के पहले आने वाला पूर्ववर्ती अंक विषम है, अर्थात ऑड है। ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पूर्ववर्ती अंक में ऑड जो है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। जैसे अब इसको मैंने आपको रूल में बताया, इसको एग्जांपल की जगह देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक हमारे पास संख्या लिखी हुई है 6.765, इसमें 5 उपेक्षणीय अंक है। अब ये ना 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, जो इसके पहले वाले में हम जोड़े या छोड़ें। तो अब हमको इसको पूर्णांकित करना है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो 5 हमको उपेक्षणीय अंक है उससे पहले आने वाला अंक है 6, और 6 कैसा है, ये सम है, इवन नंबर है। क्यों इवन है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो अब यहां पर सम है, इसलिए हम 5 को यथावत छोड़ देंगे, कोई और परिवर्तन नहीं होगा और जो पूर्णांकित संख्या होगी वो 6.76 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास
जो संख्या जिसको हमको पूर्णांकित करना है वो दी गई हो 3.735। अब यहां देखें, यहां भी 5 को हमको उपेक्षणीय छोड़ना है, लेकिन उसके पूर्ववर्ती जो अंक आया हुआ है वो 3, और 3 क्या है? ऑड नंबर है, विषम है। तो यहां पर 5 को उपेक्षणीय है, 5 को हम पूर्णांक हटा करके इस संख्या को पूर्णांकित करेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर 3 जो है वो ऑड है, इसलिए 3 में 1 बढ़ जाएगा और ये संख्या जब 3 अंकों तक पूर्णांकित होगी तो ये हो जाएगी 3.74, 3 में 1 जुड़ जाएगा। तो ये नियम हमको बहुत आसानी से समझ लेना है और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज सार्थक अंकों के बारे में बहुत सारी चीजें हमने जानी हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर आज के वीडियो लेसन में, और अब वो सेगमेंट जहां पर जो हमने रूल्स बताए हैं, जो भी नियम आपको बताए हैं, जो विशेषताएं बताई हैं, जो अनिश्चित अंकों के बारे में बताए हैं, उनसे रिलेटेड आपके अभ्यास कार्य है, आपके लिए होमवर्क है, आप करें और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एक प्रश्न है कि निम्नलिखित जो हमारे पास संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो हमारे पास लिखा हुआ है माप वो है 0.009 सेंटीमीटर। दूसरी माप जो हमारे पास है 0.6750 किलोग्राम। जो थर्ड है वो है 4.380 मीटर, और जो फोर्थ है वो है 7.0670 वर्ग मीटर। इनको हमें इन जो हमारे पास चारों लिखी हुई है माप, इनमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। और दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है एक घन क्यूब, घन मींस क्यूब का द्रव्यमान 3.864 किलोग्राम और आयतन 2.53 घन मीटर है, तो घन के पदार्थ का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखें आप, हमारे पास घनत्व ज्ञात करना है, इसमें अंकीय संक्रियाओं के नियम लगेंगे। मैं आपको बता दूं, जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और अंकीय संक्रियाओं में जो भाग की संक्रिया है उसका उपयोग करेंगे। मैंने आपको इतना यहाँ पर हिंट कर दी है, इसके जरिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उन नियमों के आधार पर हम घन के पदार्थ के घनत्व को ज्ञात करेंगे। निश्चित रूप से आज बहुत सारी चीजें जो हमने जानी है, रूल्स रहे हैं, नियम रहे हैं, विशेषताएं रही हैं, अलग अलग तरीकों से पूर्णांकित करना हमने जाना है। मैं जरूर आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक बार के बाद दोबारा से फिर देखें, ताकि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है दूर हो जाए और तब ये अभ्यास कार्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद नेक्स्ट वीडियो लेसन में फिर आपसे जुड़ूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ पढ़ने वाले हैं, विमीय विश्लेषण की तरफ पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में फिर आपसे मिलेंगे और आपसे ये आशा और अपेक्षा है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई जिज्ञासा है, तो नीचे के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो बेहिचक आप उसको लिखिए, उसका समाधान दिया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू।